कहानी मुझसे शुरू होती है। मेरा नाम है फ्रेंच, FRANZ, और ये हैं हमारे गुरु M हैमल, HAMEL, और ये प्यार से मुझे लिटिल फ्रेंच कहते हैं। इतना बता दिया तो मैं आपको एक और बता दूं कि जो लेसन आप पढ़ने जा रहे हो, जो मेरी कहानी का जो शीर्षक है, लेसन का नाम है, उसका नाम है द लास्ट लेसन, और इसको लिखा है एक बड़े ही फ्रेंच नॉवेलिस्ट, ग्रेट फ्रेंच नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। इनका नाम है अल्फोंस डॉडेट। चलिए कहानी मैं शुरू करता हूँ। कहानी शुरू होती है उस दिन से जिस दिन सुबह मैं स्कूल देर से जाना शुरू किया था। देर से जाने का कारण ये था कि मैं डांट से डरा हुआ था, और स्पेशली विशेष रूप से जो हमारे गुरुजी M हैमल थे, उन्होंने कहा था कि पार्टिसिपल पर वो प्रश्न पूछेंगे, और पार्टिसिपल का मैं एक अक्षर भी नहीं जानता था, पहला शब्द भी नहीं जानता था। उस क्षण के लिए, थोड़े समय के लिए मैंने वहाँ से भाग जाने और पूरा समय घर से बाहर बिताने के लिए सोचा। जो दिन था ना, बड़ा सुहावना था, बड़ा आनंददायी था। चिड़िया जो थी जंगल के किनारे पर चहचहा रही थी, और शामिल जो आरा मशीन था, उस आरा मशीन के पीछे के खेत में जो पर्शियन सोल्जर्स थे, सिपाही थे, वे अभ्यास कर रहे थे। और यह मेरे लिए बहुत लालच भरा दृश्य था। और किससे? जो पार्टिसिपल का रूल था, उस पार्टिसिपल के रूल से ये अधिक लालची था। लेकिन मेरे पास भी हिम्मत था। किस चीज़ का? इसको विरोध करने का। वो चिड़ियों का चहचहाना जंगल के किनारे, और शामिल के पीछे फील्ड में पर्शियन सिपाहियों का जो अभ्यास चल रहा था, उस चीज़ से विरोध करने की अंदर मेरे शक्ति थी। और मैं क्या किया, फिर जल्दी से स्कूल की तरफ भागा। जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, और ख़ास करके जो भीड़ थी, बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ थी। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? एक नोटिस बोर्ड होता है जहाँ पे सूचना आती जाती थी। चूँकि आज तो समय बहुत बदल गया है, सूचनाओं के कई साधन हो गए हैं, लेकिन उस समय बुलेटिन बोर्ड सूचना का एक माध्यम हुआ करता था। जब मैं वहाँ से गुजरा तो ये मैंने देखा कि मतलब वहाँ जो भी न्यूज़ आते थे, पिछले 2 वर्षों से जो भी बेकार न्यूज़ आते थे, चाहे युद्ध का हारना हुआ हो, चाहे ड्राफ्ट हुआ हो, ड्राफ्ट का मतलब हो गया कि कोई प्रारूप या कोई मसौदा, या कमांडिंग ऑफिसर का जो भी आदेश था, वो सारी चीज़ें, जितनी बुरी खबरें थी, इसी बुलेटिन बोर्ड से हम लोगों को पता चली थी। और मैं खुद से ये सोचा कि बिना यहाँ रुके, बिना समय बिताए हमको अब आगे जाना होगा। मैं जल्दी में था, तभी वहाँ पर जो ब्लैक स्मिथ था, जिसका नाम वाक्टर था, और वो अपने नौसिखिए यानी कि अप्रेंटिस जो सीख रहा था, उसके साथ जो बुलेटिन बोर्ड पढ़ते हुए, और मुझे बुलाया। अरे इतना जल्दी भी मत जाओ लड़के, तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है। और मैंने सोचा कि ये कुछ नहीं, बस मेरा मजाक बना रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि तो मुझे अपने गुरुजी M हैमल के उस लिटिल गार्डन में जल्दी पहुंचना था, और मैं पहुंचा। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो वहाँ शोरगुल होता था, बहुत अफरा तफरी होता था, और इतना हल्ला गुल्ला स्कूल में होता था, इतने लड़के इतना शोर करते थे कि बाहर गली में सुना जा सकता था। जैसे मेज़ों का खोलना, बंद किया जाना। और बेहतर समझने के लिए क्या किया जाता था कि कानों पर हाथ रख करके एक तेज स्वर में, जैसे कानों में उंगली डाल करके जोर जोर से हम लोग चिल्ला के पढ़ते थे, और ये आवाज़ बाहर तक सुनाई देती थी। लेकिन आज सब कुछ शांत था, और मुझे भरोसा था कि इस शांति के बीच मैं धीरे से जाऊंगा और अपनी मेज पर पहुंच जाऊंगा, जाके बैठ जाऊंगा। लेकिन रविवार का जो सुबह होता था, जितना शांत होता था, उससे अधिक शांति आज थी। मैंने अपने सभी मित्रों को मेज पर बैठे हुए पाया, और मैंने दरवाज़ा जब खोला तो सबके सामने ही मुझे अंदर जाना था। और आप कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना डरा हुआ था और मुझे कितना शर्म लग रहा था। लेकिन इन सबों के बीच भी मैं अंदर गया, बहुत हिम्मत करके अंदर गया, और जैसा मैं सोचा था ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब M हैमल ने मुझे देखा तो बड़ा दयालुतापूर्वक कहा कि नन्हे फ्रेंच,
लिटिल फ्रेंड जो अक्सर मुझे बोला करते थे, उन्होंने कहा लिटिल फ्रेंड जल्दी से जाओ और अपनी जगह पर बैठ जाओ, क्योंकि लेसन तो हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। मैं बेंच से कूदकर अपनी डेस्क पर बैठ गया और तब तक मैंने नहीं देखा कि हमारे अध्यापक आज बड़ा सुंदर हरा कोट और झालरदार शर्ट और काली छोटी सिल्क की टोपी पहन रखी थी, जिस पर कसीदकारी की गई थी। कसीदकारी समझ रहे हो ना, जैसे धागे से कढ़ाई की जाती है, तो कढ़ाई की गई थी, जिसे वे जब निरीक्षण करते थे, इंस्पेक्शन का काम करते थे, या पुरस्कार जब वितरण होता था, पुरस्कार देते थे, तो उन दिनों के अलावा कभी नहीं पहनते थे। मतलब उनका शौक़ होता था कि जब इंस्पेक्शन हम करेंगे, किसी चीज़ का निरीक्षण करेंगे, जैसे एग्ज़ाम हो रहा है, तब वो पहनते थे, या कोई फंक्शन होता था जिसमें पुरस्कार दिया जाता था, उस दिन पहनते थे। और इसके अलावा जो आज विद्यालय था ना, बड़ा विचित्र और गंभीर लग रहा था। किंतु जिस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा चिंता थी, यानी कि बहुत आश्चर्यचकित था मैं जिस चीज़ के लिए, वो था कि पीछे की सीट हमेशा खाली रहती थी, लेकिन आज गांव के लोग आके चुपचाप उस पर बैठे थे। एक बूढ़ा आदमी जो तिकोना टोप पहने हुआ था, भूतपूर्व मेयर भी बैठे हुए थे, भूतपूर्व पोस्टमास्टर भी बैठे हुए थे, इनके अलावा और कई लोग बैठे थे। लेकिन दुख ये था कि सभी लोग दुखी दिखाई दे रहे थे। और बूढ़ा व्यक्ति एक पुरानी भजन की किताब कह सकते हो या बाल पोथी लाया था, जिसके किनारे अंगूठे से पेज उलटने के कारण गंदे हो गए थे, और इसे अपने घुटनों तक खुला रखा था और चश्मा अब उसी किताब पर लगाए हुए था। मैं अभी इन सब बातों पर विचार ही कर रहा था और देखा कि जो एम हेमल हमारे गुरुजी थे, वो अपनी कुर्सी पर बैठ गए और उसी गंभीर और विनम्र अंदाज में जिसका प्रयोग वो हमेशा मेरे लिए किया करते थे, वो बोले, मेरे बच्चों, आज लास्ट लेसन है, आज अंतिम पाठ है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। क्योंकि अल्सास और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन पढ़ाए जाने का आदेश बर्लिन से आ गया है। जो बर्लिन है, वहाँ से आदेश आया है कि अब अल्सास और लॉरेन में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा, अब बर्लिन लैंग्वेज ही पढ़ाया जाएगा। इसलिए मैं आज आप लोगों को अंतिम पाठ पढ़ा रहा हूँ। नए अध्यापक कल आएंगे, आपका फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है, और मैं चाहता हूँ कि आप एकदम एकाग्र रहें, कॉन्सेंट्रेट रहें, और ये जो अंतिम लेसन आप पढ़ने जा रहे हैं, द लास्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं, आप इसको सही से पढ़ सकें। ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे। ऐसे लग रहा था ना कि बिजली गिर गई हो। और मैंने सोचा ये अभागे लोग, जो सभागार होता है जहाँ पर बैठते हैं, सभा करते हैं, उन्होंने यही आग लगा दिया। और फ्रेंच भाषा मेरा अंतिम पाठ, अरे ये क्या हुआ? मैं तो बड़ा मुश्किल से अभी लिखना जान पाया था, और मैं आगे अब कभी नहीं सीख पाऊँगा, और उसी समय मुझे रुक जाना होगा। हाय, मेरे साथ क्या हुआ? मैं अपने पाठ याद न करके पंछियों के अंडे ढूंढने में, सार पर फिसलने में कितना दुखी हो रहा था। मेरी पुस्तक जो थोड़ी देर पहले ले जाने में भारी और बड़ी समस्या लग रही थी, मेरा व्याकरण और संतों का इतिहास अब पुराने मित्र जैसे लग रही थी, जिसे मैं त्याग नहीं सकता था। एम हैमल के बारे में इस विचार ने कि वे जा रहे हैं, मैं उनसे फिर कभी नहीं मिल सकूंगा। मुझे उनके डंडे के बारे में और वे कितने बदमिजाज थे, इस बारे में सब कुछ भुला दिया। मतलब ये कि हमारे गुरुजी आज तक मुझे कितना डंडा मारे थे, आज तक मुझसे कितने नाराज़ थे, आज मैं सब कुछ भुला दिया। आज मुझे तरस आ रहा था अपने गुरुजी पर कि आज हमारे गुरुजी अंतिम बार पढ़ाएंगे और इसके बाद फिर से मैं उनको देख नहीं पाऊंगा। बेचारे गुरुजी, इसी अंतिम पाठ के सम्मान में उन्होंने रविवार के उन सुंदर कपड़ों को पहने हुए थे। अब मैं समझ गया था कि गांव के बुजुर्ग लोग कमरे में के पीछे में क्यों बैठे थे, इसलिए कि उन्हें भी दुख था और वे ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। हमारे अध्यापक की 40 वर्ष की जो निष्ठापूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद देने और जो देश अब उनका नहीं था, उस देश को सम्मान प्रदर्शित करने के लिए उनका अपना तरीका था। जो गांव वाले बैठे थे
वो इसीलिए बैठे थे कि हमारे गुरुजी ने 40 वर्षों तक निष्ठापूर्ण सेवा की है और वो अब छोड़ करके जा रहे थे एल्सेस लोरेन। इसी का सम्मान देने के लिए हमारे गांव वाले उन्हें विदाई देने के लिए बैठे थे। जब मैं इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा था तब मैंने अपने नाम को पुकारा जाते हुए सुना, यानी कि किसी ने बुलाया फ्रेंच। अब बोलने की मेरी बारी थी। बिना किसी गलती के पार्टिसिपल के उस भयानक नियम को पूरा जोर जोर से स्पष्ट सुनाने में समर्थ होने के लिए मैं क्या नहीं कुछ करने के लिए तैयार था। यानी कि पार्टिसिपल के कठिन नियमों को जोर जोर से और स्पष्ट रूप से बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी गलती के पढ़ने को मैं बहुत इच्छुक था। मतलब मेरी बहुत इच्छा थी कि पार्टिसिपल के पूरे नियम को मैं पढ़ दूंगा बिना किसी गलती के। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मैं जैसे ही पहला शब्द बोला ना, मैं उलझ गया और मेज पकड़कर खड़ा रह गया। मेरा दिल धड़क रहा था। मुझ में ऊपर की ओर देखने की हिम्मत नहीं थी, इतना शर्म लग रहा था। मैंने एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना, मेरे गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं फ्रेंच। तुम्हें अवश्य ही काफ़ी बुरा महसूस हो रहा होगा। और देखो ऐसा है, प्रतिदिन हमने स्वयं से कहा है मेरे पास काफ़ी समय है, मैं इसे कल सीख लूँगा। अब तुम देख ही रहे हो कि हम कहाँ आ गए हैं। हमेशा तो यही कहते थे टाइम है, कल सीख लेंगे, परसों सीख लेंगे। लेकिन देखो ऐसे करते करते समय बीत गया, हम पता ही नहीं चला कि हम लोग कहाँ आ गए। ये अल्सास के साथ बड़ी परेशानी है। अल्सास और लोरेन जो दोनों ज़िले हैं, ये अल्सास के साथ बड़ी परेशानी है। वह सीखने को कल के लिए टाल देती है। अब बाहर के लोगों के पास आपसे कहने का अधिकार होगा। ऐसा कैसे है? तुम फ्रांसीसी होने का नाटक भी करते हो। फ्रांसीसी मतलब फ्रेंच के लोग, जो फ्रेंच के लोग होते हैं उसे फ्रांसीसी कहा जाता है। और फ्रांसीसी लोग जो है नाटक बहुत ज़्यादा करते हो। तुम न तो अपनी भाषा लिख सकते हो, न बोल सकते हो, और नन्हे फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच, तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। हम सब के पास स्वयं को दोष देने के लिए पर्याप्त कारण है। कारण क्या है? तुम्हारे माता पिता तुम्हें शिक्षा दिलवाने के प्रति भरपूर उत्सुक नहीं थे। वे तुम्हें किसी फार्म पर या आरा मशीन पर काम में लगाना ज़्यादा पसंद करते थे ताकि थोड़ा सा अधिक धन मिल सके। और मैं भी दोषी हूँ। तुम्हारे केवल माँ बाप दोषी नहीं है, मैं भी दोषी हूँ। तुम्हारे माँ बाप चाहते थे कि तुम पैसा कमाओ, थोड़ा धन कमाओ, और मैं भी दोषी हूँ। मैंने भी पाठ सिखाने के बजाय अक्सर फूलों में पानी देने के लिए तुम्हें भेजा करता था। और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाता था तो तुम लोगों की छुट्टी कर दिया करता था। तो इसमें मेरा भी दोष है कि तुम लोग फ्रेंच भाषा सही से नहीं सीख सके। ये सारी बातें हमारे गुरुजी बताते बताते फिर एक दूसरी बात करते हुए, जो एम हैमल थे, हमारे गुरुजी थे, फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते रहे और ये कहते हुए कि संसार की सबसे सुंदर भाषा है फ्रेंच, संसार की सर्वाधिक स्पष्ट भाषा है फ्रेंच, और संसार की सर्वाधिक तर्कसंगत भाषा है फ्रेंच। और यह कि इसे हमें अपने बीच सुरक्षित रखना है, उसे कभी भी नहीं भूलना है। फ्रेंच भाषा को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि जब किसी देश के लोग गुलाम होते हैं तो जब तक वे अपनी भाषा की मजबूती से बंधे रहते हैं तो वह ऐसा ही होता है मानो कि उनकी जेल की चाबी उनके पास है। और फिर उन्होंने व्याकरण की एक किताब खोली, हमारा पाठ हमें पढ़ करके सुनाया। मैं ये देखकर चकित था कि मुझे यह कितनी अच्छी तरह से आज समझ में आ रहा था। उन्होंने जो कुछ भी कहा वह बहुत बहुत सरल लगा। मैं यह भी सोचता हूँ कि मैंने कभी इतने ध्यान से आज तक सुना ही नहीं था। कारण ये था कि आज मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रहा था। क्यों समझ में आ रहा था? शायद इसके पहले इतना सीरियस होके मैं पढ़ा ही नहीं था। आज मैं सीरियस होके, गंभीर होके पढ़ रहा था तो सारी चीज़ें समझ में आ रही थी। और उन्होंने जो कुछ कहा वो बहुत बहुत सरल रहा। और उन्होंने हर चीज़ को जो धैर्यपूर्वक कभी इतना अधिक स्पष्ट कहा ही नहीं था, ऐसा भी लग रहा था कि मतलब जितना जल्दी आज मुझे याद हो रहा था, क्योंकि मैं बहुत गंभीर था। और इतना गंभीर वो भी कभी नहीं रहे जितना गंभीर आज थे एम हैमल। बाकी दिन तो डंडा लेके पीटते रहते थे, डांटते रहते थे,
ऐसा लग रहा था कि बेचारा जाने से पहले जो कुछ था हमारे गुरुजी के पास वह सब कुछ हमको देना चाहते थे और इस सारी जानकारी को एक ही बार में हमारी दिमाग में ठूस देना चाहते थे, डाल देना चाहते थे। व्याकरण के बाद हमारा लेखन का पाठ हुआ, यानी कि हम लोगों को नकल लिखवाया गया। उस दिन एम हैमल के पास हमारे लिए नई कापियाँ थी जिन पर सुंदर वक्राकार यानी कि टेढ़ा शैली के हस्तलेख में लिखा गया था और लिखा गया था फ्रांस अल्सास। और ऐसा लग रहा था ना कि विद्यालय के उस कक्षा में सब ओर चारों ओर छोटे छोटे झंडे लहर रहे थे जो हमारी मेज़ों के ऊपर छड़ों से लटका दिए हों। काश आप सभी को देखते कि सभी किस तरह अपने काम में जुट गए थे और सब कुछ कितना शांत था। एकमात्र आवाज़ कागज़ पर पेनों के रगड़ने की आ रही थी, उसके अलावा और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। एक बार कुछ भंवरे उड़ करके अंदर आ गए, भंवरे बीटल्स, परंतु किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। सब छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया, जितने छोटे बच्चे थे ना उन सबों भी ने ध्यान दिया जो पूरे समय मछली पकड़ने के कांटों का चित्र बनाने में लीन थे, मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे थे। जिसे मछली मारा जाता है उस कांटे को बनाने में मगन थे। माने ऐसा लग रहा था ना कि वो भी फ्रांसीसी भाषा हो, ऐसे बना रहे थे। और जो छत पर कबूतर थे ना बहुत धीरे धीरे गुटुर गु कर रहे थे। और मैंने मन में सोचा कि क्या इन्हें भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे क्या। जो एल्सेस और लोरेन में बर्लिन से आदेश आया है कि अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, तो क्या वो जर्मनी के लोग कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर कर देंगे क्या, कबूतरों को भी। जब कभी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा, मतलब मैं लिख रहा था नकल, और नकल लिखते हुए जब ऊपर की ओर देखा तो मैंने देखा कि एम हैमल को अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठते हुए देखा। बेचारे एकदम शांत बैठे थे। वे कभी किसी चीज़ को तो कभी किसी चीज़ को तो कभी फिर किसी चीज़ को घूर रहे थे। मानो ऐसा लग रहा था ना कि अपने मस्तिष्क में वो छोटे स्कूल कक्ष की जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ों को अपने दिमाग में भर लेना चाहते थे। उनका बगीचा उनकी खिड़की के बाहर था, उनकी कक्षा उनके सामने था, बिल्कुल ऐसे ही, केवल मेज और कुर्सियां घिस घिस कर चिकनी हो गई थी। मतलब इतने दिन से पढ़ा रहे थे कि उस पर बैठते बैठते घिस घिस के कुर्सी और मेज बिल्कुल चिकनी हो गई थी। बागीचे में जो अखरोट का पेड़ उन्होंने लगाया था वो अपेक्षाकृत लंबा हो गया, मतलब जितना लंबा होना चाहिए था उससे ज़्यादा लंबा हो गया। और जो होपवाइन जो बेल है, लता है, जैसे किसी चीज़ का नेनुआ वगैरह का लता होता है, लौकी वगैरह का, उस तरह का लता जो था, जो अपनी हाथों से लगाया था उन्होंने, वह खिड़की से लिपटते हुए छत तक पहुंच गई थी। और इन सब को छोड़ने से उनका दिल टूट रहा था। बेचारे बड़े शांत थे क्योंकि अगले दिन ही उन्हें देश छोड़ करके जाना था, एल्सेस और लोरेन छोड़ करके जाना था। बड़ा कष्ट हो रहा था क्योंकि उनके जाने का समय था। आज अंतिम दिन था, लास्ट डे था और लास्ट लेसन था, किंतु उनमें हर पाठ को बिल्कुल अंत तक सुनाने का साहस था। लेखन के पश्चात, यानी कि जब नकल लिख लिए हम लोग, तो उसके बाद हमारा इतिहास का पाठ हुआ। फिर छोटे बच्चों ने ज़ोर ज़ोर से अपने बा बे बी बो बू बोले। कमरे के पिछले छोर पर बूढ़े जो हाउजर थे, गांव वाले थे, अपना चश्मा पहन लिया था। अपनी पुस्तक को दोनों हाथों में पकड़कर वह उसके साथ बा बे बी आदि जो भी बोला जा सकता था बोल रहा था। और आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था बेचारा। भावुकतावश उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे आदमी कोई बोलता है और रोने जैसा अगर उसका सेंस हो जाता है तो आवाज़ में कंपन आ जाता है, उसी तरह से उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने सुनना इतना हास्य, उस समय अगर हम लोग सुने होते, मतलब उस समय तो मैं सुन ही रहा था, इतना हास्यास्पद था कि हंसी छूट रही थी। लेकिन हम सब हंसना और रोना चाहते थे।
मतलब अगर आज अंतिम लेसन नहीं होता तो हंसने के अलावा कुछ नहीं होता, लेकिन आज केवल और केवल रोना आ रहा था। यह अंतिम पाठ मुझे कितनी अच्छी तरह याद है। अचानक चर्च की घंटी 12 बजा दिया। फिर जो एंजुलस नामक प्रार्थना की घंटी थी वो बज गई, और उसी समय अभ्यास से लौटकर आते हुए जो पर्सिया के सैनिकों की तुरहिया हमारे खिड़की के नीचे से बजती हुई सुनाई दी। एम हैमल अपनी कुर्सी से उठ खड़े हो गए। बहुत पीले पड़े हुए थे, बहुत दुखी थे। मैंने उन्हें इतना आत्मविश्वासी कभी नहीं देखा था। उन्होंने कहा, मित्रों, मैं किसी, मतलब इतना कहते कहते उनका गला रुक गया। अभी मैं मित्रों, मैं ऐसा कहे कि उनका गला अवरुद्ध हो गया, रुक गया, और वो अपनी बात जारी नहीं रख सके। फिर वे श्यामपट की ओर मुड़े, बोर्ड की ओर मुड़े, चाक का एक टुकड़ा उठाया और अपनी पूरी ताकत से उन्होंने जितने बड़े अक्षरों में लिख सकते थे उन्होंने लिखा, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद। फिर वे रुक गए और अपना सिर दीवार के सहारे झुका लिया। बिना कोई शब्द बोले उन्होंने अपने हाथ से हमारी तरफ इशारा किया, और इशारे से ये समझ में आया कि स्कूल की छुट्टी हो गई, आप जा सकते हैं। ये थी मेरी पूरी कहानी द लास्ट लेसन की। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट ज़रूर कीजिए, अपने मित्रों को वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।